नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज एमएस क्लासेस की तरफ से कक्षा 11 और 12 के लिए इंग्लिश की वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए। टॉपिक है आपका नरेशन। दोस्तों, इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें 50% आपका ग्रामर होता है, जिसमें ग्रामर आपका 4 या 5 पार्ट में डिवाइड होता है। तो उन ग्रामर में जो पहला टॉपिक आपका है पार्ट फर्स्ट, वो ग्रामर में है। और ग्रामर में आपके लगभग 4 चीजें, हाँ 4 चीजें आपके हैं, जिसमें पहला टॉपिक आपका नरेशन है, दूसरा सिंथेसिस है, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन और चौथा आपका सिंटैक्स है। तो आज हम अध्ययन करेंगे, यानी आज हम सीखेंगे नरेशन के बारे में। जैसे कि आप पिछली कक्षाओं में जान चुके होंगे नरेशन के बारे में, नरेशन होता क्या है और डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, स्पीच। तो हम इन्हीं सब चीजों के बारे में आज से फिर से एक बार से समझ जाइए कि आपका रिवीजन हो रहा है। देख लीजिए दोस्तों, और ये महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि परीक्षा में ये आपको 2 नंबर दिलाता है। तो दोस्तों, अनदेखा ना करें वीडियो को और अंत तक जरूर देखें और वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नरेशन को हिंदी में कहा जाता है कथन। इसे कहा जाता है कथन या फिर कहा जाता है तथ्य। नरेशन को हम हिंदी में कहते हैं कथन या तथ्य। कथन या तथ्य का स्पष्ट मतलब ये होता है कि जब कोई वक्ता कोई बात कहता है, जब कोई वक्ता कोई बात कहता है, यानी किसी वक्ता के कहे गए बात को ही हम उसका कथन कहते हैं। और कथन जो होता है वह 2 तरीके से व्यक्त किया जाता है, यानी किसी भी व्यक्ति की बात को हम 2 तरीके से व्यक्त करते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रत्यक्ष कथन। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच, इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन। तो कहने का मतलब दोस्तों, जो किसी वक्ता के हम बात को अगर हम व्यक्त करेंगे तो वह 2 तरीके से ही व्यक्त होता है। आइए आपको हम स्पष्ट करते हैं कैसे। जैसे राम सेड, सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा में, आई एम गोइंग टू मुंबई। आई एम गोइंग टू मुंबई। देखिए दोस्तों, यह इन्वर्टेड कामा क्लोज रहेगा लास्ट में। क्या है सेंटेंस? राम सेड आई एम गोइंग टू मुंबई, यानी राम ने कहा मैं मुंबई जा रहा हूं। और इसी का अगर इनडायरेक्ट बदलें तो इनडायरेक्ट हो जाएगा राम said that he was going to मुंबई। तो इस प्रकार से हमारा ये चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो दोस्तों, दोनों एग्जांपल को ऑब्जर्व कीजिए। तो ऑब्जर्व यानी निरीक्षण करने पर हमें ये प्राप्त होता है, यहाँ पर आई था, आई चेंज हो गया ही में, यहाँ एम था चेंज हो गया वाज में। ये 2 चीजें आपको चेंजेस नजर आ रहे हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ पर जो चिन्ह था, यानी सिंगल कामा और डबल इन्वर्टेड कामा, वो हट गया है और उसके स्थान पर आपका आ गया है कंजंक्शन दैट। तो दोस्तों, जब किसी सेंटेंस को इस प्रकार से यानी इस रूप में चेंज कर देंगे तो वही आपका इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप बन जाता है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच का तात्पर्य उस कथन से होता है जब किसी वक्ता के मूल कथन को हम ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। कहने का मतलब, अगर वक्ता के कथन को हम इन्वर्टेड कामा के अंदर रखे हैं तो वह आपका डायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ सेंटेंस में देखिए, यानी कह रहे हैं कि राम सेड, राम ने कहा, यानी राम ने जो कहा है वही चीज डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर। और राम ने कहा क्या है कि आई एम गोइंग टू मुंबई,
मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मुंबई जाने की जो बात किया है वो कहाँ रखा गया है, इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत रखा है, यानी अंदर रखा गया है। तो इस प्रकार से राम सेड यानी राम के द्वारा ये कहे गए शब्द आपका यानी पूरा सेंटेंस ये डायरेक्ट स्पीच बन जाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच कहता है दोस्तों जब किसी वक्ता के मूल कथन को ज्यों का त्यों ना रखकर उसे इन्वर्टेड कामा से बाहर रखते हैं। जब किसी वक्ता के मूल कथन को ज्यों का त्यों ना रखकर अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं या इन्वर्टेड कामा से बाहर रखते हैं तो वही चीज यानी वो सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। जैसे यहाँ पर हुआ यानी राम ने कहा दैट की ही वाज गोइंग टू मुंबई, वो मुंबई जा रहा था। तो हमारे ख्याल से दोस्तों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें डायरेक्ट स्पीच की। तो डायरेक्ट स्पीच जो होता है इसमें इसके दो भाग होते हैं। किसी भी डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक दोस्तों, किसी भी डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का तात्पर्य डायरेक्ट स्पीच के उस भाग से होता है जो इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है, यानी इन्वर्टेड कामा के बाहर का सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग। इन्वर्टेड कामा का मतलब दोस्तों इस प्रकार का चिन्ह होता है, यानी बीच में सेंटेंस होते हैं और ये चिन्ह होता है। तो ये इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर कोई सेंटेंस है तो वह रिपोर्टेड स्पीच है और इन्वर्टेड कामा से बाहर सेंटेंस है तो वह आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे कि हमने पिछला एग्जांपल लिया था उसी के थ्रू हम आपको बताते हैं। एग्जांपल क्या था दोस्तों, राम सेड सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा में आई एम गोइंग टू मुंबई। अब इस सेंटेंस में देखें दोस्तों तो यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कामा का चिन्ह आपको कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ पर है दूसरा यहाँ पर है। ये इन्वर्टेड कामा क्लोज ओपन, ये इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक दोस्तों, इन्वर्टेड कामा ओपन एंड क्लोज ये इन्वर्टेड कामा का सिग्नल होता है। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर कुछ सेंटेंस है और कुछ इन्वर्टेड कामा के बाहर है। देखिए यहाँ इन्वर्टेड कामा से बाहर का ये सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए इसके दो भाग हो गए ना। तो इन्वर्टेड कामा से बाहर का जो सेंटेंस है उसी को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो भाग है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक दोस्तों, कभी-कभी सेंटेंस इस प्रकार से भी होता है, गौर कीजिएगा। जैसे सिंगल डबल इन्वर्टेड कामा में आई एम गोइंग टू मुंबई फुल स्टॉप सॉरी इन्वर्टेड कामा क्लोज सिंगल कामा, उसके बाद सैड राम। ठीक है, कभी-कभी इस प्रकार से भी दे देता है। अब आप देखेंगे कि इन्वर्टेड कामा ओपन इन्वर्टेड कामा क्लोज दोनों चिन्ह हैं यहाँ पर। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर का सेंटेंस यही है आपका ना। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो सेंटेंस है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच हुआ और इन्वर्टेड कामा से बाहर का जो सेंटेंस है वह आपका रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। इसी प्रकार से हम पहचान करते हैं। दोस्तों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना जितना आसान है उतना ही काम है इसको समझना। अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब की सही पहचान रिपोर्टेड स्पीच की सही पहचान कर लेते हैं तभी हम किसी टेंस को यानी उसको हम नरेशन में चेंज कर सकते हैं।
ठीक दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों इन चीजों को आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। अब आपको इसके नियम के बारे में बताते हैं, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करेंगे, उसी के नियम के बारे में आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों इसे इरेज कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक दोस्तों, यानी हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के मुख्य 3 नियम होते हैं। पहला नियम होता है चेंज इनटू पर्सन। सेकेंड रूल यानी दूसरा नियम होता है चेंज इनटू टेंस। और तीसरा होता है आपका चेंज इनटू अदर पार्ट ऑफ स्पीच। ये हमारे मुख्य 3 नियम होते हैं जिसके बेसिस पर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं किसी भी सेंटेंस को। यानी बेसिस का मतलब दोस्तों, जैसे किसी भी ऊंची इमारत को बनाने के लिए उसकी नींव का मजबूत होना आवश्यक है, उसी प्रकार अगर हम इन 3 नियम के बारे में नहीं जानते तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के नियम हम गलतियां करेंगे। इसलिए ये जो 3 नियम हैं आपको बताए जाएंगे, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा ताकि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने में कहीं पर कोई समस्या ना उत्पन्न हो। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है चेंज इनटू पर्सन का संबंध दोस्तों यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन से होता है। किससे होता है? पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन का मतलब 7 प्रोनाउन से होता है। कितने प्रोनाउन से होता है दोस्तों? 7 प्रोनाउन से। और वे प्रोनाउन कौन कौन से हैं आपके? आई, वी, ही, सी, इट, आई, वी, ही, सी, इट, दे और यू। ये 7 प्रोनाउन हमारे जो है दोस्तों ये मुख्य हैं, ठीक ना। इनके अंतर्गत इनके भी रूप होते हैं जो मिला के कई बनाते हैं, लेकिन यही आपके पर्सनल प्रोनाउन के 7 मुख्य प्रोनाउन होते हैं। आई का प्रयोग आपको पता है मैं के लिए होता है, वी का प्रयोग हम के लिए होता है, ही का प्रयोग वह के अर्थ में मस्कुलिन जेंडर में होता है, सी का प्रयोग कहाँ होता है? फेमिनिन जेंडर के लिए होता है, इट का प्रयोग न्यूट्रल जेंडर के लिए होता है, दे का प्रयोग ध्यान दीजिएगा, दे का प्रयोग ही और सी के प्लूरल में होता है, यानी ही और सी के बहुवचन के रूप में ही दे का प्रयोग होता है। और यू जो होता है वह खुद यानी स्वयं ही ये बहुवचन होता है। तो यू का मतलब यहाँ पर तुम होता है। तो इन्हीं आधारों पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, यानी पर्सन को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का काम होता है बात को कहना, सेकेंड पर्सन का काम होता है बात को सुनना, थर्ड पर्सन का काम होता है जिसकी ओर संकेत करके कुछ कहा जाता है। तो इन्हीं से हमारी इसकी पहचान हो जाती है। तो चलिए दोस्तों इसके हम पहले नियम के बारे में सीखते हैं, यानी चेंज इनटू पर्सन के बारे में। उसके बाद सीरियल वाइज हम आपको तीनों नियम के बारे में बताएंगे। फिलहाल आप वीडियो को क्विट ना करें, वीडियो में अंत तक बने रहें।
तो चेंज इनटू पर्सन, चेंज इनटू पर्सन कहता है कि फर्स्ट पर्सन को, यानी फर्स्ट पर्सन करता, फर्स्ट पर्सन, सॉरी इसको सन बटा 123 से हम समझ सकते हैं, सन बटा 123। ये आपने हाई स्कूल में सीखा होगा, जैसे हम लाल बटा कक्का याद रखते हैं वैसे चेंज इनटू पर्सन में आप सन बटा 123 को याद रखिए। इसका तात्पर्य ये होता है, इसका संबंध पर्सन से होता है, किससे होता है, पर्सन से, और इसका संबंध होता है डायरेक्ट स्पीच, किससे होता है, डायरेक्ट स्पीच के, और हम कह सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच से होता है, नहीं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब से। ठीक दोस्तों, अब पर्सन का मतलब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन यस, यस का मतलब होता है सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन को जब भी चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, वहीं पर थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन, यानी यन का मतलब नो चेंज। इसी नियम को हम याद रखते हुए आपको पर्सन के बारे में बताएंगे कैसे ये चेंज हो जाता है, और इनके नियम के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला नियम यानी चेंज इनटू पर्सन में क्या कहता है, पहला नियम कहता है फर्स्ट पर्सन कर्ता को, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब को आर भी लिख सकते हैं दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। दूसरा सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तथा थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। कहने का तात्पर्य अब आप समझ गए होंगे, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का संबंध। अब आप ध्यान से देखिएगा, जैसे हमारे कुछ प्रोनाउन होते हैं, अभी हमने बताया था आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये हमारे 7 प्रोनाउन होते हैं। ये पहले जो प्रोनाउन होते हैं, पहले 2, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन कर्ता। कैसा होता है, फर्स्ट पर्सन। सेकंड यानी यू आपका सेकंड होता है, और बाकी बचे प्रोनाउन आपका होते हैं थर्ड पर्सन कर्ता। ये होते हैं कौन सा, थर्ड पर्सन कर्ता। इतनी चीजें आप याद रखिए, तो आप पर्सन को चेंज आसानी से कर सकते हैं। और फिलहाल हम आपको इस नियम के अंतर्गत कुछ एग्जांपल के थ्रू बताएंगे कि कैसे इसको हम चेंज करते हैं। चलिए इसके बारे में एक छोटा सा टेबल आपको समझा देते हैं, जहां से आपको समझने में आसानी होगी। तो इसको दोस्तों इरेज किया जा रहा है, अगर आप आवश्यकता समझे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम टेबल के थ्रू आपको बताते हैं। जैसे प्रोनाउन के 3 केस होते हैं। पहला होता है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। और तीसरा होता है पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस। नॉमिनेटिव केस में होता है आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे होता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी के अनुसार इनका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। जैसे
आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। वी का अस होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ही का हिम होता है। सी का हर होता है। इट का इट होता है और दे का होता है देम। इसके अतिरिक्त आई का पॉजेसिव केस होता है माई या फिर माइन, माई या फिर माइन। वी का होता है आवर, यू का होता है योर, ही का होता है हिज, हर का हर होता है, इट का इट्स होता है और देम का दियर होता है। ये चीज हमें नोट करना होगा, इसे याद करना होगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मिलता रहेगा। आप दोस्तों 11th और 12th की सिलेबस में कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे तो जहां पर आपको अनेकों नियम मिलेंगे पर्सन से संबंधित, इसलिए इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे याद रखिए। ये जो बैच है आपका पूरा कंप्लीट आपका करा के छोड़ेगा, आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। कहीं भी कोई भी समस्या हो वीडियो में कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो इन्हीं के तहत आपका जो है चेंज हो जाता है। अब सन बटा 123 का नियम क्या कहता है दोस्तों? फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन का मतलब ही सी इट और दे। इसको कैसे कैसे चेंज करेंगे वो चीज आपको पता है। सन बटा 123 यानी फर्स्ट पर्सन ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। इसका मतलब आई, मी, माई या फिर माइन, वी, अस या आवर। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में आपको कहीं भी दिखे तो आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार से उसे बदल दीजिएगा। सेकंड में है यू, यानी यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू से रिलेटेड यू या यो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि यहाँ पर कौन सा यू ऑब्जेक्टिव है, कौन सा नॉमिनेटिव है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यू के बाद वर्ब है, यू के बाद वर्ब है तो वह नॉमिनेटिव केस में है, और यू से पहले वर्ब है, यू से पहले अगर वर्ब है आपका तो वह ऑब्जेक्टिव केस में होता है। यही इसकी मुख्य पहचान होती है। दूसरा ही, ये वैसे तो इसमें जनरली नो चेंज होता है, नो चेंज होता है। ठीक दोस्तों, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में हर और पॉजेसिव केस में भी हर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो हर है ये हमेशा अकेला रहेगा, लेकिन अगर हर के साथ में नाउन हो, हर के साथ में नाउन होगा तो वह आपका पॉजेसिव केस होगा। तो इस प्रकार से हम इसकी पूरी पहचान कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नरेशन के आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आप टॉपिक में बने रहिए और अगले दिन का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।